मैंने आपको ऐसे बहुत सारे केसेस बताए हैं जिसमें किडनैपिंग की कहानियां शामिल थी। जी हां, आपने बहुत सारी किडनैपिंग की कहानियां इस चैनल पर भी या फिर मेरे दूसरे चैनल पर या फिर और कहीं चैनलों पर आपने सुनी होंगी। लेकिन आज जो किडनैपिंग की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, यकीन मानिए आपने ऐसा कभी कुछ ना देखा होगा ना सुना होगा। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में और इससे जुड़ी एक फोटो के बारे में जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। दिन था 17 दिसंबर 1968 का, जब अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के डकेटर शहर में बने हुए एक होटल जिसका नाम रॉडवे इन था, उसके अंदर 20 साल की बारबरा मैकेल और उसकी मां दोनों ने चेक इन किया। असल में बारबरा पास ही मौजूद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी और वहां रहते हुए ही इसे हांगकांग फ्लू हो चुका था और अपनी बेटी की सही सलामती के लिए उसकी मां अपने घर से बाहर निकली, अपनी गाड़ी उठाई और सीधा यूनिवर्सिटी पहुंची। यूनिवर्सिटी से बारबरा को पिक किया और वापिस अपने घर के लिए निकल पड़ी। लेकिन इनको पता चल चुका था कि अपने घर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, तो इन्होंने बीच रास्ते में ही डकेटर शहर में रॉडवे इन नाम के इस होटल के अंदर चेक इन कर लिया। उन्होंने सोचा कि एक रात यहाँ बिताते हैं और अर्ली मॉर्निंग सुबह निकल पड़ेंगे, यानी कि 18 तारीख को निकल जाएंगे। ये दोनों महिलाएं अब अपने कमरे में आराम से खाना पीना खा रही थी और तभी उसी रात इनके कमरे पर खटखटाहट हुई। जी हाँ, कोई था जो बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा था। तुरंत बारबरा अपने बेड से उठी, गेट पर गई और उसने गेट खोला। गेट खोलते ही उससे सामने 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हुए दिखाई दिए। जी हाँ, इनमें से एक महिला पुलिस थी और एक मेल था। इन दोनों को देखकर ऑब्वियसली यहाँ बारबरा शॉक्ड हो गई और उनसे पूछने लगी कि हाँ जी जनाब बताइए क्या हुआ। तो यहाँ वो जो मेल पुलिस था उसने बारबरा को एक्सप्लेन किया कि तुम्हारा जिसके साथ रिश्ता पक्का हुआ है, जो तुम्हारा मंगेतर है, उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है। इतना ही नहीं, वो बहुत ज्यादा सीरियस है और उसे पास ही के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अब वैसे तो यहाँ बारबरा के दिमाग में लाखों सवाल चल रहे होंगे और वो इसलिए क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये बारबरा और उसकी माँ इस होटल के अंदर चेक इन किए हुए हैं। तो इन पुलिस ऑफिसर्स को कैसे पता चला? लेकिन अपने मंगेतर की ये खबर सुनकर बारबरा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो रोने लग गई और पूछने लग गई कि वो अभी कहाँ है, वो कैसा है। उन दोनों पुलिस वालों ने डिटेल लेने के बहाने कमरे में अंदर आने की परमिशन मांगी और बारबरा ने कहा हाँ प्लीज आप अंदर आइए और आराम से बैठकर बताइए कहाँ है और हमें क्या करना है अभी। पुलिस वाले अंदर आए, दरवाजे को बंद किया गया और दरवाजा बंद करते ही यहाँ वो जो महिला पुलिस वाली थी उसने एक रुमाल निकाला और उस रुमाल के अंदर पहले से ही क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था। वो क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल उस महिला पुलिस ने तुरंत बारबरा की मां के मुंह पर रख दिया। कुछ ही सेकंड्स में यहाँ बारबरा की मां बेहोशी में जा चुकी थी और इसके बाद यहाँ इस मेल पुलिस वाले ने अपनी जेब में रखी हुई पिस्टल को निकाला और सीधा बारबरा के ऊपर तान दिया और कहा कि बिल्कुल भी शोर मचाने की जरूरत नहीं है, कुछ मत कहना, जो हम कहते हैं वो करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुरंत बारबरा ने भी ये बात मान ली और उसे समझ आ चुका था कि वो यहाँ किडनैप हो चुकी है। बारबरा उनकी बात मानती गई। तो पहले तो दोनों पुलिस वालों ने बारबरा की मां को उसके ही बेड पर, जो उस कमरे में बेड पड़ा हुआ था, वहीं पर बैठाकर बांध दिया रस्सियों से और बारबरा को गन पॉइंट पर होटल से बाहर लेकर आए और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जी हाँ, ये दोनों अपनी एक गाड़ी लेकर आए हुए थे और उसकी बैक सीट पर अब बारबरा को बैठाया जा चुका था। गाड़ी में बैठते ही दोनों ने अपनी फेक यूनिफॉर्म जो पुलिस की उन्होंने पहन रखी थी वो बाहर निकाल दी और उसे अब अपने साथ लेकर जाने लगे। वहां से निकलकर ये गाड़ी इस डकेटर शहर से तकरीबन 40-45 मील दूर बने हुए जंगलों की तरफ आ गई। जंगलों में गाड़ी रोकने के बाद इन दोनों ने मिलकर बारबरा को बाहर निकाला और जैसे यहाँ बारबरा बाहर निकली उसने जो अपने सामने देखा, यकीन मानिए उसका दिल दहल गया। जी हाँ, वहां एक पहले से ही गड्ढा खोदा गया था और वो गड्ढा काफी गहरा था। ये कह सकते हैं कि वो गड्ढा तकरीबन 18 से 20 फीट गहरा था। इतना ही नहीं, वो गड्ढा खाली नहीं था क्योंकि उस गड्ढे के अंदर एक शीशे से बना हुआ ताबूत रखा गया था और इस पॉइंट पर आकर बारबरा को समझ आ चुका था कि ये ताबूत ही अब उसकी मौत का कारण बनने वाला है। उन दोनों किडनैपर्स ने तुरंत यहाँ बारबरा को कहा कि जाओ और इस ताबूत के अंदर आराम से लेट जाओ। बहुत मजबूर होकर बारबरा को उस ताबूत के अंदर लेटना पड़ा क्योंकि उसको अपनी जान भी प्यारी थी। उसको यहाँ इन किडनैपर्स की बात माननी पड़ी। बारबरा नीचे जाकर लेट गई और उसके बाद ही यहाँ एक बहुत ही चिलिंग फोटो, जिसे देखकर आपके दिमाग में भी कुछ हलचल जरूर होगी, आपका भी दिल कांप सा जाएगा। जी हाँ, ये फोटो क्लिक की गई बारबरा की। जैसे ये फोटो क्लिक की गई, इसके बाद उन दोनों किडनैपर्स ने इस ताबूत के ऊपर मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया। यहाँ किडनैपर्स का प्लान बहुत सिंपल था। जी हाँ, ये जो बारबरा थी ये कोई आम घराने की लड़की नहीं थी। इसके पिता वहाँ के एक बहुत ही बड़े उस टाइम के बिल्डर थे और इनके पास अंधा पैसा मौजूद था और इसी का फायदा अब ये किडनैपर्स उठाने वाले थे। उन्होंने ताबूत
कुछ इस तरीके से बनाया था कि इस ताबूत के अंदर ऑक्सीजन बाहर से आती जाती रहने वाली थी, लेकिन कितने टाइम तक आएगी उसका भी एक टाइम यहाँ उन्होंने फिक्स किया था। ऊपर पाइप लगे हुए थे जो कि सीधा यहाँ सतह पर आकर खुल रहे थे और उनसे ही यहाँ अब हवा का आदान प्रदान होने वाला था। उन्होंने जो फोटो क्लिक करी थी बारबरा की, उसे प्रिंट करवाया और तुरंत उसके साथ एक लेटर लिखकर बारबरा के घर उसके पिता के पास भेज दिया। बेशक उस लेटर के अंदर यहाँ बारबरा के पिता से फिरौती मांगी गई थी और कहा था कि जल्दी से जल्दी आधे मिलियन डॉलर्स यानी कि $5 लाख का इंतजाम करो। उस टाइम के $5 लाख आज के तकरीबन $3.5 मिलियन के बराबर हैं। उस नोट में लिखा हुआ था कि जब तक यहाँ हमें पैसे नहीं मिल जाते बारबरा इस ताबूत से बाहर नहीं निकलेगी और ये पैसे का जुगाड़ जल्दी से जल्दी करना होगा क्योंकि बारबरा के पास ऑक्सीजन बहुत बहुत कम है। बेशक यहाँ वो नोट पढ़ते ही बारबरा के पिता ने और कुछ नहीं किया, सबसे पहले पैसों का जुगाड़ करना स्टार्ट किया। उनके पास कमी नहीं थी, उन्होंने तुरंत $5 लाख अपने बैंकों से निकाले और एक बैग में जमा किए। यहाँ पहली कोशिश की गई किडनैपर्स को पैसा देने की। जी हाँ, यहाँ किडनैपर्स ने बारबरा के पिता को फोन किया और जगह बताई। बारबरा के पिता तुरंत यहाँ अपने बैग में पैसा भरकर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। वो उनसे मिल ही रहे थे कि तभी वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरी और ये पुलिस की गाड़ी देखकर किडनैपर्स को शक हो गया कि शायद ये गाड़ी बारबरा के पिता ने ही बुलाई है। इसे देखकर वो वहां से भाग गए और ये पहली मीटिंग अनसक्सेसफुल रही। और इसे देखकर बारबरा के पिता को भी अब लगने लगा कि क्यों ना वो यहाँ पुलिस की ही मदद ले। अब क्योंकि वो एक जाने माने व्यक्ति थे, उनका अच्छा खासा नाम था अपने इलाके में, तो वो सीधा FBI के पास गए और उन्हें इस केस के अंदर शामिल किया और सारी सच्चाई बताई। अब जहां पर वो लोग पहले मिलने वाले थे, वो मीटिंग जो पहली हुई थी, उस जगह पर वो किडनैपर्स अपनी गाड़ी में आए थे, लेकिन जैसे उन्होंने पुलिस वालों को देखा वो अपनी गाड़ी यहाँ से छोड़कर भाग चुके थे। वो पैदल ही यहाँ से भाग गए और वो गाड़ी यहाँ FBI को मिल चुकी थी। और जब अधिकारियों ने यहाँ इस गाड़ी की जांच की तो ये पता चला कि ये गाड़ी किसी जॉर्ज डैकन नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ टाइम बहुत कम था। बारबरा के पिता को यहाँ टेंशन हो रही थी अपनी बेटी की कि कहीं उसकी ऑक्सीजन सप्लाई अब खत्म ना हो जाए और उन्होंने तुरंत यहाँ दोबारा से किडनैपर्स को फोन किया और एक दूसरी मीटिंग प्लान करने का सोचा। और अब की बार ये मीटिंग सक्सेसफुल रही। किडनैपर्स ने दूर से ही उन्हें बैग छोड़ने के लिए कहा। बैग छोड़ने के तकरीबन 1 या सवा घंटे बाद वो किडनैपर्स वहां आए और उस बैग को उठाकर ले गए। बेशक अब किडनैपर्स के हाथों $5 लाख लग चुके थे। जो उन्होंने मांगा था वो उन्हें मिल चुका था, लेकिन उनका अब फोन बंद हो चुका था। जी हाँ, बारबरा के पिता बार बार किडनैपर्स को फोन कर रहे थे लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था और ये बात साफ थी कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वो यहाँ बारबरा को जिंदा वापस बारबरा के पिता तक पहुंचाएंगे। अब यहाँ रॉबर्ट खुलकर FBI के साथ सामने आया और उन सब ने मिलकर यहाँ बारबरा को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उन सभी का मकसद बस यही था कि वो किसी तरह से बारबरा को ढूंढ लें उसकी ऑक्सीजन खत्म होने से पहले। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा बड़ा था और इतना घना जंगल था कि वहाँ लाखों लोग भी एक साथ लगते तो भी यहाँ ढूंढ पाना बहुत बहुत मुश्किल काम था। ये तो सिर्फ और सिर्फ लक वाली बात थी कि किसी तरह बारबरा, खैर पुलिस को वो गाड़ी मिली थी जो कि जॉर्ज डीकन नाम के व्यक्ति के ऊपर रजिस्टर्ड थी, तो पुलिस ने उस जॉर्ज डीकन को ढूंढना स्टार्ट किया। किस्मत से वो पुलिस को मायामी शहर में मिल गया और ये जॉर्ज डीकन कोई और नहीं बल्कि वेंटिलेटेड ताबूत बनाने का ही काम किया करता था। पुलिस तुरंत उसके ठिकाने पर गई लेकिन वहां जॉर्ज डीकन था ही नहीं। पुलिस ने उसके ठिकाने की अंदर से तलाशी ली और वहां पुलिस को बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए मिले और ये सारे लेटर्स या तो गैरी क्रेस्ट नाम के एक व्यक्ति की तरफ से आ रहे थे या फिर उसको भेजे जा रहे थे। और ये गैरी क्रेस्ट कोई और नहीं बल्कि कैलिफोर्निया का एक पुराना पापी था। जी हाँ, ये वहां का हिस्ट्री शीटर रह चुका है और इसके खिलाफ एक अच्छा खासा लंबा रिकॉर्ड पुलिस के पास था। लेकिन जब पुलिस ने उस गाड़ी के अंदर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स और इस ट्रेलर के अंदर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स को मैच किया तो पुलिस के पास जो रिकॉर्ड था उसमें तो यहाँ इस फिंगरप्रिंट वाले का नाम गैरी क्रेस्ट दिखा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उस गाड़ी वाले फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया तो वहां उसका नाम डैकन दिखा रहा था। मतलब साफ था कि डैकन और क्रेस्ट कोई और नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति थे। गैरी क्रेस्ट ने जेल से बाहर आने के बाद अपना नाम बदलकर जॉर्ज डैकन रख लिया था। 20 दिसंबर का दिन आ गया और 20 दिसंबर के दिन यहाँ पुलिस ने गैरी क्रेस्ट को पकड़ लिया। यह आदमी बड़ा सही था। कोई व्यक्ति तो छुपने के लिए शहर से बाहर जाता है या फिर कहीं और भी किसी भी जाकर ठिकाने पर छुप सकता है, लेकिन इसको छुपने के लिए ठिकाना मिला एक दलदल। जी हाँ, ये एक दलदल में मगरमच्छ की तरह सिर बाहर निकाल कर बैठा हुआ था और उसी रात इससे कड़ी पूछताछ की गई और पूछा गया कि बता बारबरा को कहाँ तूने दफनाया हुआ है।
इसने अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पुलिस को बताई और यहाँ पुलिस जो जो उसकी जगह बताई जा रही थी वहां पुलिस अपनी टीमों के साथ जांच कर रही थी। ऑब्वियसली यहाँ वो सही डायरेक्शंस नहीं बता रहा था पुलिस वालों को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बारबरा पुलिस को जिंदा मिले। अगर वो जिंदा मिलती तो पुलिस के सामने वो बयान दे देती। यहाँ पर सैकड़ों पुलिस वाले एक साथ अब काम कर रहे थे बारबरा को ढूंढने के लिए। जॉर्जिया के आसपास सभी जंगलों में पुलिस वाले अपना तामझाम लेकर जंगलों को छान रहे थे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जहां भी उनको थोड़ी सी भी मिट्टी खुदी हुई दिखती तो वो अपने नंगे हाथों से ही उस मिट्टी को खोद रहे थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि क्या पता इसके नीचे बारबरा छिपी हो। सभी को बस ये थोड़ी सी ही उम्मीद थी कि बारबरा अभी जिंदा हो सकती है, वरना सभी तो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुके थे कि यहाँ से बारबरा की अब लाश ही मिलेगी। चमत्कारिक रूप से यहाँ बारबरा मिली और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बारबरा अभी तक जिंदा थी, वो सांसें ले रही थी। पूरे 83 घंटे बीत चुके थे बारबरा को उस ताबूत में दफन हुए, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। 3 दिनों से ज्यादा का समय इस ताबूत में बिताने के बाद बारबरा बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी थी। उसके शरीर में पानी की बेहद कमी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी सांसें चल रही थी और उसे एक्स्ट्रा कोई चोट नहीं मारी गई थी। रही बात उस दूसरी किडनैपर की, जो कि एक महिला थी, उसे पुलिस द्वारा तकरीबन 2.5 महीने बाद ओक्लाहोमा से गिरफ्तार किया गया। इस लड़की का नाम रूथ आइसमन शेयर था। असल में इस रूथ की गिरफ्तारी भी बहुत कमाल की थी। यहाँ जो पुलिस को कार में फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो पुलिस ने अपने डाटा में सर्च किए, लेकिन पुलिस को अमेरिकन सिटीजन्स डाटा में भी उसका कोई नाम नहीं मिला। लेकिन यहाँ उसने अपना एक कांड करने के बाद, जब ये किडनैपिंग उसने सक्सेसफुली कर ली थी और इन दोनों ने मिलकर अपना अपना हिस्सा भी बांट लिया था, उसके बाद से दोनों अलग अलग हो गए और यहाँ रूथ ओक्लाहोमा आकर नौकरी के लिए अप्लाई करने लगी। उसकी हॉस्पिटल में एक जॉब भी लग गई और इसी हॉस्पिटल में जॉब करने से पहले उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए और डाटा में डाले गए। और जैसे ही यहाँ डाटा में डाले, पुलिस ने इस डाटा को देखा और तुरंत जाकर हॉस्पिटल में ही रूथ को झप लिया। यहाँ कोर्ट द्वारा रूथ को 7 सालों की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसका इस किडनैपिंग में बहुत माइनर सा रोल था और इन 7 में से भी उसे 4 सालों की सजा ही भुगतनी पड़ी। उसके बाद उसे पैरोल मिल गई और वो वापस जेल में नहीं आई। जबकि गैरी क्रिस्ट के लिए उसे यहाँ जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई गई, लेकिन सिर्फ 10 सालों बाद ही उसे पैरोल पर बाहर भेज दिया गया। और इस पैरोल को पूरा करने के बाद ही जब वो वापस जेल में गया और उसने वहां जाकर माफीनामा अप्लाई किया और उसका वो माफीनामा अप्रूव भी हो गया। उसके बाद उसने मेडिकल की पढ़ाई करी और वो इंडियाना के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया, लेकिन उसका लाइसेंस जल्दी ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसने पता नहीं क्यों हॉस्पिटल में काम करते हुए अपना एड्रेस गलत दिया था और डॉक्टर्स की यूनियन ने शक करते हुए यहाँ उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। सन 2006 में यहाँ दोबारा से गैरी क्रिस्ट को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल था और बड़े पैमाने पर अमेरिका में ड्रग्स को इंपोर्ट करवा रहा था। मेरे ख्याल से कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो कभी सुधर नहीं सकते। ये कहानी थी बारबरा की किडनैपिंग की और यकीन मानिए 83 घंटे बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे पर, और वो भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ऑक्सीजन कब यहाँ से आनी रुक जाए। सोचकर देखिए उस 20 साल की लड़की ने कैसे वो 83 घंटे निकाले होंगे अपनी मौत को सामने देखते हुए। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानी थी बारबरा मकैल की। अगर आपको मुझसे बात करनी है या फिर ऐसी स्टोरीज को छोटे फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट माधवी पवार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।